नमस्कार, स्वागत है आपका इस खास मुलाकात में। आज हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं हमारे खास मेहमान पवन कुमार शर्मा जी, जो आयकर अधिकारी तो रह चुके हैं और अब वो एक लेखक के रूप में सक्रिय होकर काम कर रहे हैं। हाल ही में उनकी पुस्तक आई है डेस्टिनी अनफोल्डेड। वो और उसके अलावा जो इन्होंने पुस्तकें लिखी है उन सभी पर बातचीत होगी। तो स्वागत है सर आपका पवन जी हमारे इस खास कार्यक्रम में। सर जैसे कि आप पहले हम इसी पुस्तक की बात करते हैं जो अभी आई है अनफोल्डेड डेस्टिनी। तो इसके बारे में बताइए सर कि ये आपने जो अंतर्द्वंद मैंने इसके अंदर पढ़े हैं तो वो किस तरह से आपने लिखी और क्या कहना चाहा आपने इसमें। मैं देखता था कि कोई भी प्राणी जब पैदा होता है तो उसका अंत क्या होना है वो ये जानना चाहता है हमेशा। इसी के कारण से हम लोग ये देखते हैं कि डेस्टिनी में क्या लिखा हुआ है, मेरे क्या होगा, परिणाम क्या होगा मेरा। और मनुष्य के लिए तो विशेषतर ये ज़रूरी होता है जानना, तो कोशिश करता है जानने की। पहला तो प्रश्न ये है कि डेस्टिनी नाम की कुछ, भाग्य नाम की कोई चीज़ है या नहीं है। तो जो मैंने किताब लिखी उसमें मुझे हर प्रकार से उसको पढ़ना पड़ा कि भाग्य क्या होता है, डेस्टिनी क्या होती है या नहीं होती है। मैं विज्ञान का स्टूडेंट हूँ, तो मैंने वैज्ञानिक तरीके से उसको देखा। तो उसमें एक कंसेप्ट आता है, वो है कंसेप्ट थर्मोडायनेमिक्स का, स्टैटिस्टिक्स का। जैसे एक आपने सिक्का उछाला तो वो गिरेगा, लेकिन आप बता नहीं सकतेगा कि उसमें से टेल आएगा या हेड आएगा। तो वहाँ से चालू होता है कि आपने अगर कहा टेल, तो टेस्ट मैच में आप बैटिंग करेंगे या बॉलिंग करेंगे, ये डिसाइड उससे होता है। तो फिर मुझे लगा कि भाग्य नाम की कोई चीज़ तो होती है जो टॉस के साथ में जुड़ी हुई है। लेकिन फिर मैंने ये देखा कि अगर दो टॉस एक साथ करें तो दोनों बार टेल आ सकता है, एक पॉसिबिलिटी ये भी है। दोनों बार हेड आ सकता है, दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी है। एक बार हेड एक बार टेल आ सकता है, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो पॉसिबिलिटीज़ बढ़ती चली जाती हैं। जैसे जैसे आप प्रयत्न करेंगे, कार्य करेंगे, आपकी पॉसिबिलिटी जो होगी, रिजल्ट्स की संभावना वो बढ़ती चली जाएगी संख्या में। तो उनका एवरेजिंग अगर करें तो क्या 50% हेड और 50% टेल आ जाएगा? नहीं आएगा, ज़रूरी नहीं है, आवश्यक नहीं है। तो जब इतना अनसर्टेन है तो कोई ना कोई तो फैक्टर ऐसे होते ही हैं जिनके कारण से आपके भविष्य का निर्माण होता है। जी बिल्कुल, ऐसा कहा जाता है कि साइंस जो है वो भाग्य को नहीं मानता दरअसल। तो साइंस के आप स्टूडेंट रहे हैं, आईआईटी के स्टूडेंट आप रहे हैं, तो भाग्य की तरफ कैसे आपका रुख हुआ? वहाँ तो बहुत ज़रूरी है। अब जैसे एक एग्ज़ाम, अगर मान लो आईआईटी के एग्ज़ाम में मेरा बेटा आईआईटी करा हुआ है, मैं तो आईएम से पास आउट हूँ। पर आईआईटी में सेलेक्ट हो जाना कोई ज़रूरी नहीं कि आप अगर बराबर के इंटेलिजेंट लोग बैठते हैं उस एग्ज़ाम में। अब किसी के जो है वो कितने परसेंटाइल आते हैं, कितने परसेंटेज आते हैं, ये तय नहीं होता। किसी का एक पेपर बिगड़ गया तो वो बाहर चला जाएगा, भले वो ज़्यादा इंटेलिजेंट हो पहले वाले से जो सेलेक्ट हो गया। तो आपका भाग्य तो क्या, निर्माण तो आपकी परिस्थितियों के अनुसार होता है। वो तो जो है परिस्थितियाँ क्या होती है, समय का फैक्टर होती है सारी। समय जैसे जैसे फलित होता चला जाता है, घटता चला जाता है, वैसे वैसे आपकी जो है डेस्टिनी फलित होती चली जाती है। तो दैट इज़ डेस्टिनी अनफोल्डिंग, यानी टाइम के साथ साथ, टाइम का फैक्टर है डेस्टिनी। वो अपने आप स्वयं में अनफोल्ड होती चली जाती है। व्यक्ति आते जाते हैं, परिस्थितियाँ बनती जाती हैं और आपको परिणाम मिलते चले जाते हैं। आप लंबे अरसे तक ब्यूरोक्रेसी में रहे, उसका हिस्सा रहे, लेकिन उसके बाद अब आपकी पुस्तकें भी हम यहाँ पढ़ रहे हैं। तो क्या इस डेस्टिनी को भी आपने कहीं सोच रखा था कि आपको लेखक भी होना है या कुछ किताबें भी लिखनी है? ऐसा सोचा हुआ तो कुछ भी नहीं था, परंतु घटित होना था तो परिस्थितियाँ बनती चली गई। जैसे उर्दू तो मेरे लिए ऐसी भाषा थी जिसे मुझे पढ़ना ज़रूरी नहीं था, लेकिन जिस स्कूल में मुझे भर्ती कराया गया उसमें 3 थर्ड लैंग्वेजेस थी, संस्कृत थी और गुजराती थी और उर्दू भी थी। तो जब तक गुजराती के टीचर रहे हमने गुजराती पढ़ी, फिर उसके बाद में गुजराती के टीचर ही नहीं रहे तो फिर हमें 1 साल उर्दू पढ़नी पड़ी, क्योंकि उर्दू के टीचर थे हमारे स्कूल में। फिर उर्दू के टीचर भी नहीं रहे तो फिर मुझे संस्कृत पढ़नी पड़ी। तो तीनों जो 3 भाषाएँ वो करती थी वो मुझे पढ़नी पड़ी। वो पढ़ने का मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। मैं आज उर्दू में भी लिख सकता हूँ, संस्कृत में भी लिख सकता हूँ और हिंदी में तो लिख ही सकता हूँ। हिंदी में लिखते हैं और हिंदी भी जानता हूँ, बोल भी सकता हूँ, लिख भी सकता हूँ, सब कुछ है। आपने कितनी भाषाओं में लिखा है अब तक, अगर हम किताबों की अगर मैं मारवाड़ी को इंक्लूड कर लूँ तो मेरे ख्याल में मैंने लिखा है, कन्नड़ में भी मैंने एक, मेरी जो पुस्तक थी ना उसको कन्नड़ में भी छुपाया था, तो 6 भाषाओं में लिखा है मैंने।
तो आप पढ़ना कौन सी भाषा में पसंद करते हैं? लिखने के लिए तो आपने कई सारी भाषाएं यहाँ पे इस्तेमाल की है। अगर हम जब हम लेखन की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हम कुछ पढ़कर ही ग्रहण करते हैं, तो किताबें पढ़ने का भी निश्चित तौर पर शौक होता ही है। तो किस भाषा में पढ़ना आप ज़्यादा पसंद करते हैं? क्योंकि मैं हिंदुस्तान का हूँ तो और मेरी भाषा मातृभाषा हिंदी है। मैं राजभाषा अधिकारी भी रहा हूँ आयकर विभाग का बहुत लंबे अरसे तक। तो मैं तो हिंदी में ही सोचता हूँ, हिंदी में ही पसंद करता हूँ, हिंदी में जल्दी समझ में आता है। पर क्योंकि अब हमारी रिक्वायरमेंट थी, आवश्यकता थी, तो अंग्रेजी भी हमें जो है अच्छी तरह सीखनी पड़ी, क्योंकि जितने भी आदेश हम लोग पारित करते हैं वो अंग्रेजी में पारित करने पड़ते हैं मजबूरी वश, क्योंकि हिंदी कोई नहीं समझता उनकी। तो अंग्रेजी और दोनों में प्रोफिशिएंट हूँ, दोनों में लिखता हूँ। आपकी पहली पुस्तक जो है हिंदी की, अंतस का महाभारत, उसके बारे में बताइए कि वो क्या है? अंतस का महाभारत मुझे मेरे गुरु हैं एक, उन्होंने बताया, उन्होंने यथार्थ गीता लिखी है, किताब लिखी है उन्होंने। तो उन्होंने उसमें जिक्र किया था कि मन की वृत्तियाँ जो है वो ही कौरव हुआ करती थी, बुरी वृत्तियाँ जो थी वही कौरव थी, और अच्छी वृत्तियाँ थी वही जो है वो पांडव थी। तो अच्छी और बुरी वृत्तियों के बीच में जो युद्ध हुआ वो महाभारत था। तो उससे मैं प्रेरित हुआ, तो मैंने कहा मुझे अंतस का महाभारत लिखना चाहिए। तो मैंने भी पात्र छांटे वहाँ से, पात्रों की वृत्तियों को ढाला, और फिर उसके बाद में एक अध्याय लिखा कि कैसे अच्छी वृत्तियों की जीत हुई और कैसे बुरी वृत्तियों की हार हुई। वो अंतस का महाभारत है। उसमें मन की वृत्तियों का चित्रण भी किया गया है, वर्णन भी किया गया है कि मन की कोई वृत्ति कैसे उपजती है और कैसे उसका विस्तार होता है। तो इस तरह से जो आपने किताबें लिखी है अंतस का महाभारत, तो क्या रिसर्च में भी, मेरे ख्याल में इसमें बहुत लंबा समय आपका बीता होगा इन पर रिसर्च करने में? मैंने किताब लिखना चालू किया था जब मैं अलवर में कमिश्नर था। वो बात है मेरे ख्याल में 2001 की, 1-2 की। उस समय से तीन वर्ष मैंने मेरी पहली पुस्तक में लगाए अंतस का महाभारत लिखने में। उसके बाद में जो दूसरी पुस्तक आई धर्मार्थ कर्म अभियान में, वो तो मेरे लेक्चर्स का था, नरेशन सारा जो मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को वहाँ पर दिए, लोगों को वहाँ पर भाषण दिए। उसमें धर्म, अर्थ और कर्म की 3 जो प्रमुख वो है पुरुषार्थ हैं, उनके ऊपर मैंने भाषण दिए थे। वो भाषणों का संकलन था। तो दूसरी किताब बन गई धर्मार्थ कर्म अभियान में। फिर तीसरी मेरी किताब आई, वो मैं चाहता था कि मैं उर्दू में कुछ लिखूँ, उर्दू शायरी में कुछ। उसके पहले मेरे को एक और पुस्तक का लिखने का अवसर मिला, वो थी चित्रांकित रामायण। मेरे पिताजी चित्रकार थे, तो वो रामायण के बहुत शौकीन थे। रामायण का पाठ भी हमारे यहाँ होता रहता था। तो उन्होंने पहला एक चित्र बनाया था केवट का, तो बाकी सारे चित्र उनका तुम बनाओ। तो मैं ड्राइंग अच्छी कर लेता था, साइंस बायोलॉजी का स्टूडेंट था। तो मैंने एक एक करके एपिसोड से उनकी पेंटिंग्स बनानी चालू करी। वो पूरी नहीं हुई, मेरे पिताजी की जो है डेथ हुई। उसके बाद में मैं कोटा जब कमिश्नर लगा तो मुझे एक गूंगा बहरा कलाकार मिला जो ये चित्र बनाता था। तो मेरे को लगा कि ये उचित पात्र है, तो बची हुई स्लाइड्स मैंने उसके साथ बैठ कर कंप्लीट करवा ली। फिर उनको स्लाइड्स को छापा। फिर मेरी धर्मपत्नी जो उनको कहा कि आप इन स्लाइड्स के ऊपर, इन एपिसोड्स के ऊपर जो भी चौपाइयाँ हैं वो आप छाँट दीजिए उसमें से। तो चौपाइयाँ उन्होंने छाटी। उन चौपाइयों का हिंदी में रूपांतरण मैंने किया, उन चौपाइयों का अंग्रेजी में रूपांतरण मैंने किया, उन चौपाइयों का उर्दू में रूपांतरण भी किया मैंने। तो ये 3 भाषाओं में वो चित्रांकित रामायण छपी। तो वो मेरी तीसरी किताब थी। उसके पश्चात मुझे लगा कि मुझे जो है मेरे जो अंतस का महाभारत है उसको साइंटिफिकली लिखना चाहिए। तो जब मैं कोटा पोस्टेड है तभी वहाँ पर जो साइकोलॉजी डिपार्टमेंट के हेड थे उनसे मैं मिला। मैंने कहा मैं केमिस्ट्री का स्टूडेंट हूँ और कीमोथेरेपी पढ़ी हुई है मेरी, तो मैं जानता हूँ कि कौन सा हार्मोन कौन सी वृत्ति के लिए आवश्यक है। अब जरा आप मेरे साथ थोड़ी सी प्रयास करवा दें कि मैं उसके ऊपर पुस्तक लिखूँ। तो वो तैयार हो गए। यहाँ पे अशोक पनगड़िया जी थी, वो तैयार हो गए हैं। दोनों के सहयोग से मैंने वो किताब लिखी। उसका नाम था मनमत, मन को मत देने वाले किताब। उसमें वृत्तियों का ही विवरण था। अच्छी वृत्तियाँ कैसे सृजित होती है, बुरी वृत्तियाँ कैसे सृजित होती हैं, उनका विकास कैसे होता है, कौन सा हार्मोन उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, कब जाकर के उस हार्मोन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे उसको न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। जो उर्दू की भाषा को लेकर है, अमूमन देखा नहीं जाता है कि इस भाषा को लेकर क्रेज़ राजस्थान में खासकर हम देखते हैं कि राजस्थान में इस भाषा को लेकर क्रेज़ एक सीमा तक है। तो आपको उर्दू ने किस तरह से आकर्षित किया? ये वहाँ पर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हैं, उनकी दरगाह है जी, अजमेर में। तो वहाँ उर्स का मेला लगता है। तो उर्स के समय पर वहाँ पर मेरे कई दोस्त ऐसे हैं जो स्कूल में मेरे साथ पढ़े हुए हैं। तो वो मुझे कहते थे कव्वाली सुनने के लिए आओ। तो मेरे फादर भी कव्वाली के शौकीन थे। उनमें से मतलब एक तो मेरा दोस्त जो है नाजिम भी बना वहाँ का दरगाह के बाद में, 2 बार नाजिम रहा हूँ। तो मैं कव्वालियाँ सुनने के लिए जाया करता था। कव्वालियों से मुझे लगा कि उर्दू शायरी जो है
काफ़ी अच्छी चीज़ है, हमारी संस्कृत भाषा के मुकाबले की चीज़ है। तो मैंने फिर उर्दू सीखना चालू किया। फिर स्कूल में उर्दू थी, मेरे टीचर भी थे उर्दू के, चिश्ती साहब, तो वो भी दरगाह में ही थे। उस समय रिटायर हो गए थे, दरगाह पोस्टेड रहते थे। तो फिर मैंने वहाँ से पिकअप किया उर्दू को पूरा। और यहाँ जयपुर में मेरे सहयोगी मुझे मिले, तो उन्होंने जो मुझे शुद्ध उर्दू बोलना, लिखना और ये सिखाया मुझे। तो उसके बाद मैं वो किताब लिख सका। मैं वो शेर व शायरी के ऊपर थी, क्योंकि शेर व शायरी का मैं शौकीन था, मैं खुद भी करता हूँ शेर व शायरी। तो शेर व शायरी के ऊपर अलग अलग शायर जितने भी उन्होंने जो शेर लिखे, उन्होंने या गज़लें लिखी या नज़में लिखी, उनका संकलन मैंने किया। उनके पीछे उनकी जीवनी क्या थी, उनके जीवन में कैसे कैसे चरित्र घटित आए और कैसे कैसे उन आगे बढ़े शायरी में। वो फिर पर्शियन से कैसे उर्दू का जनन हुआ, ये सारी चीज़ें उसमें उर्दू का इतिहास है। वो इट्स अ ट्रेवल ऑन उर्दू पोइट्री। मतलब आप साइंस के स्टूडेंट हैं, तो हर क्षेत्र में आपने रिसर्च किया है, उर्दू को लेकर भी इतना लंबा रिसर्च किया है। तो आपकी जो अन्य हम किताबों की बात करें तो उनके सफ़र के बारे में या उनकी जर्नी के बारे में बताइए। जी, चित्रांकित रामायण का तो बता ही दिया मैंने। उर्दू में जो वो शायर बेनज़ीर, वो शायरी बाकमाल जो है, शायरी बाकमाल का मैंने बताया आपको रीज़न ये है कि मैं खुद शायर हूँ। तो मुझे ये लगा कि पहले मैं शेर व शायरी के बारे में, शेर व सुखन के बारे में जानकारी हासिल कर लूँ। कैसे कैसे शायर हुए, उन्होंने कौन कौन सी विधा का आविष्कार किया, कौन कौन सी विधा का जनन किया। उसके बाद फिर मैं किताब लिखने के ऊपर लग गया। तो मुझे कुछ एक बार ऐसा हुआ कि मुझे 3 महीने की बिना काम करे छुट्टी पे रहना पड़ा। तो उसमें बैठ करके मैंने ये सारी किताब फिर उसके बाद में लिखी। तो मैं पूरे दिन बैठा रहता था, लिखता था। और जो संकलन किया था वो पहले से कर रहा था मैं। मेरी डायरियाँ हैं, उनमें लिखता जाता था, संकलन करता जाता था, उनके अर्थ समझता जाता था, उनके शब्द, एक डिक्शनरी आती है वो लिख रखी थी मैंने उर्दू की। उसमें देखता था कौन कौन से। उर्दू में क्या है कि एक शब्द विशेष का एक विषय वस्तु के ऊपर मीनिंग अलग अलग होता है, उसका अर्थ अलग अलग होता है। तो आप जब एक शब्द का उपयोग कर रहे हैं, उर्दू के शब्द का, तो उसका कौन सा मायना उसमें आ रहा है, आप क्या कहना चाहते हैं उससे, वो ढूंढना पड़ता है, वो खास है। तो इसलिए उसके शब्दार्थ भी मैंने लिखे हैं कि कौन सा मायना मैंने लिया उसमें। वो किताब मैंने इस प्रकार लिखी है उसमें। बिल्कुल, आप आयकर के अधिकारी रहे हैं और ये विभाग काफ़ी थोड़ा कामकाज को लेकर थोड़ा सा मुश्किलों भरा, या यूँ कहें कि क्रिएटिव नहीं होता है, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव नहीं होता है। उसके बावजूद भी आपने अपने लिए ये क्रिएटिव स्पेस बनाया, तो ये कैसे किया? क्रिएशन एक्चुअली क्या आपकी ज़िंदगी का हिस्सा होता है, प्रोफेशन से कोई लेना देना नहीं है उसका। आपकी साइकी के ऊपर डिपेंड करता है, मेरी व्यक्तित्व के ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्रिएटिव होंगे या नहीं होंगे। मैं शुरू से बचपन से क्रिएटिव था। अब जैसे हिंदी की कविता, मुझे ध्यान है कि मैं पूरी 2 पेज की कविता को याद कर लेता था और सुना देता उसको 10 मिनट में। 10 मिनट का समय तो वो पूरी कविता, राम रक्षा सूत्र जो है वो पूरा मैं याद कर रखा है मैंने। बचपन में याद हो गया मुझे, संस्कृत आती नहीं थी तब भी याद हो गया मुझे। तो वो तो सृजन जो होता है वो तो जो है प्रतिभा होती है, वो कोई प्रोफेशन से रिलेटेड होती नहीं है। उसमें आप डेस्टिनी को कितना मानते हैं? हाँ, डेस्टिनी का था है, क्योंकि आपको लोग तभी मिलते हैं प्रतिभा को निखारने के लिए, तब डेस्टिनी में आपको लिखा होता है, तभी, नहीं तो मिलते नहीं है। मुझे योग्य समय पर योग्य लोग वक्त मिलते चले गए तो मेरी डेस्टिनी इस प्रकार से सेटल हो गई। अगर मुझे दूसरे प्रकार के व्यक्ति मिले होते हैं तो मेरी डेस्टिनी दूसरे प्रकार से सेटल हो जाती। यानी ऐसा नहीं है कि डेस्टिनी आपके किसी अन्य व्यक्ति ने लिख दी आपके लिए। डेस्टिनी आप स्वयं भी निर्माण करते हैं कुछ हद तक, बहुत ज़्यादा हद तक अपनी डेस्टिनी आप ही निर्मित करते हैं, परंतु फिर भी उन लोगों का मिलना तय होता है जो आपकी डेस्टिनी को आगे लेके जाएंगे। बिल्कुल, इस संबंध में आपने जो अनफोल्डेड डेस्टिनी है उसमें IQ, SQ इन सब का भी आपसी संबंध बनाया है। जी, जी, वो क्या है? जैसे अब कोई बहुत इंटेलिजेंट लड़का है, उसको शुरू से पढ़ने में ही रखा, लेकिन उसका इमोशनल क्वेश्चन जो है वो ख़राब है, मतलब वो इमोशनली अनस्टेबल है टोटली। अब वो इंटेलिजेंट कितना ही हो, एग्ज़ाम देने के पहले साइकोलॉजिकली उसके मन में डर आ जाता है। डरा हुआ व्यक्ति कोई एग्ज़ाम देने के लिए जाएगा तो सफल तो होगा नहीं, अगर सफल भी होगा तो पूरा सफल नहीं होगा वो, तो उसका EQ होना ज़रूरी है। अब अगर आपका EQ भी है और आपकी सोशल मिक्सिंग नहीं है बिल्कुल ही, तो आपको व्यक्ति नहीं मिलेंगे जो आपकी डेस्टिनी बनाएंगे। तो SQ जरूरी, जैसे मोदी जी हमारे एग्जाम्पल, उनका SQ बहुत अच्छा है, EQ भी बहुत अच्छा है। IQ तो मैं जानता नहीं कितना उनका, लेकिन अच्छा ही होगा, है ना। लेकिन मैंने सोशल क्वेश्चन तो उनका देखा है और इमोशनल क्वेश्चन भी उनका बहुत अच्छा है। अस्थिर नहीं होते कभी भी, वो भावनात्मक रूप से अस्थिर उनको देखा ही नहीं होगा आपने कभी भी, बहुत कम होते हैं। मैं गया हूँ ऑब्जर्वर बन के भी, उनकी मीटिंग्स को भी अटेंड किया है मैंने,
उनको टेलीवाइज भी किया, मैंने ठीक से टेलीवाइज किया है, भाषण भी सुने हैं। किस समय तो ऐसा था जब ये रहता था, हमें इंस्ट्रक्शंस रहती कि ये कुछ भी बोले रिकॉर्ड होना चाहिए वो सारा, पर वो नियंत्रण करते थे, बोलते नहीं थे उन चीज़ों को, वहाँ नियंत्रण कर लेते थे। तो जिस आदमी के पास में चारों क्वेश्चन हैं, उसके अलावा लकी भी है, लक क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन जिसे मैं बोलता हूँ वो लक क्वेश्चन है। अगर लकी भी है तो फिर वो कहीं पे भी जा सकता है। इस खास मुलाकात में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।